सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वतंत्रता का अधिकार चल रहा था। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक। तो आप अनुच्छेद 19 कर लिए हैं, 20 कर लिए, 21 कर लिए। 21 में क्या है? हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका क्या? जीवन जीने का अधिकार। याद है? जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीने के अधिकार में दो बड़ी बातें हैं कि एक जीवन आपका कैसे होना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन, और दूसरा क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसीलिए अब इन सबको डिफाइन करने के लिए हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कई फैसलों का जिक्र कर दिया है। यहाँ तक कि सोना भी है, यहाँ तक कि निजता का अधिकार, सारी चीज़ें आपके इसी के अंतर्गत आएंगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में जैसे हमने कहा था विवाह करने का अधिकार, तो क्या है? विवाह करने का अधिकार क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ना। इसके अलावा व्यभिचार का भी हमने जिक्र कर लिया था। चलिए आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हम आप पढ़ते हैं 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 के बाद ही कौन सा अनुच्छेद आएगा? 21 का, जो बाद में जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत? 86वें। एक सवाल मेरा है, देखिए कौन बताता है कि 86वें संविधान संशोधन के तहत आपको पता है क्या जोड़ा गया? निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ना। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा जो दी जाएगी कि यहाँ से 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दी जाएगी। सवाल ये है कि ये अनुच्छेद 21 का, यानी कि अगर आगे देखें तो कौन सा अनुच्छेद आएगा? 22। 21 और 22 के बीच में ही क्यों जोड़ा गया 21 का? कौन बताएगा? कहीं और तो रखा जा सकता था। तो मौलिक अधिकार तो आप जानते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक है ना। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और आपको याद है एक तो अनुच्छेद खाली पड़ा है, उसी में रख दिए होते। 31 खाली पड़ा है ना। बात यह है जो यहाँ पे दो हमने बातें की, कौन से? गरिमापूर्ण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जब आदमी पढ़ेगा, लिखेगा, शिक्षित होगा, तभी तो वो गरिमापूर्ण जीवन जी पाएगा। समझ पाए ना। और एक चीज, दूसरी चीज, 86वां संविधान संशोधन से केवल अनुच्छेद 21 का ही नहीं जोड़ा गया, बल्कि आपको ध्यान होगा, आगे बताएंगे जब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे, तो मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य किसके तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया ना। तो चलिए नोट करिए, जहां पे हैं वहीं से आगे बढ़िए। दो शब्द आपको मिले, एक शब्द है निःशुल्क और दूसरा शब्द आपको मिला क्या? अनिवार्य। ये दोनों शब्द पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि मैंने कहा था कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसको आप लेने से मना नहीं कर सकते। याद है ना? मना नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अनुच्छेद 21 का कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जब कल मैं अरुणा शानबाग की चर्चा कर रहा था तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया भी था, लिखाया भी था कि अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता है। कि कहो कि हमारा जीवन है, हम जा रहे हैं मरने, ऐसी बात नहीं हो। कल हमने इस पर डिटेल पे चर्चा किया था, अरुणा शानबाग वाले केस पे, याद होगा। तो लेकिन यहाँ पर निःशुल्क का मतलब है कि कोई फीस नहीं लगेगी। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपको जो भी शिक्षण के दौरान जो भी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे क्या चाहिए आपको? ड्रेस चाहिए, और क्या चाहिए? कॉपी किताबें चाहिए, ये सब आपको मिलेगी, तभी तो निःशुल्क होगा। एक बात ये तो आपको समझ में आता है। वैसे भी इंसान को निःशुल्क वाली बातें जल्दी समझ में आती हैं, जहाँ पैसा लगता है वहाँ कम समझ में आता है ना।
लेकिन ये अनिवार्य के क्या क्या मतलब हुआ यहाँ? ये अनिवार्य शब्द को यदि आप सब समझ पा रहे हैं तो मैंने कहा कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको लेने से आप मना नहीं कर सकते। लेकिन क्या वास्तविक रूप से धरातल पर ये लागू है? आप ये सोचिए कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कब से लागू है? 2002 से। 2002 से लगभग 19-20 साल हो गया। 20 साल तो हो गया ना, 2022 लग गया, 20 साल हो गया। यानी कि 20 इस समय जो जिनकी उम्र 20 साल होगी पूरे भारत में, इसका मतलब है कि वो क्या होगा? पढ़ा लिखा होगा। क्या पढ़ा लिखा है? सब 100% है, सब पढ़े लिखे। तो फिर कहाँ गई अनिवार्य शिक्षा? बात समझ पाए ना? और इसके साथ साथ ये भी है, इसको याद रखिए कि मौलिक अधिकार है, उसे आप लेने से मना नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ लिखा है अनिवार्य रूप से, वास्तव में भारत के में क्या हर बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? इसके तमाम कारण हैं। बात समझ पाए ना? इसके पहले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख हमारे संविधान में था। 86वें संविधान संशोधन से पहले। कौन बताएगा? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के पहले भी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख हमारे संविधान में था। सिर्फ नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत था। और आपको यह भी पता है कि नीति निर्देशक तत्व अनिवार्य रूप से लागू नहीं किए जा सकते, यानी इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी कारण इनको कहाँ ले आकर रखना पड़ा? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखने के बावजूद हमारे यहाँ 100% साक्षरता नहीं है। समझ पा गए ना? जबकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि साक्षरता और शिक्षित दो शब्द अलग अलग हैं। समझ पाए ना? साक्षरता का मतलब सिर्फ इतना है कि आप पढ़ना लिखना जान लीजिए बस। और वो भी खैर 2011 में हुई थी जनगणना ना, उसके बाद से तो जनगणना हुई नहीं अभी। हाँ, जबकि 2021 में होनी चाहिए, क्योंकि ये होता चला आया है कब से? 1872 से जनगणना स्टार्ट हुई है ना, 1872 से। लेकिन फिर कंटिन्यू अगर किया गया तो उसे कब से? 1881 से। तब से प्रति 10 वर्ष पे जनगणना होती आई, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। कई कारण थे, कोविड वोविड, उसके अलावा फिर कुछ और कारण हो सकते हैं। बात समझ पाए ना? अगर 2011 के भी आंकड़े को देखा जाए तो आपको पता है कितनी है साक्षरता दर? यही है ना, कुछ पॉइंट में है, लेकिन 68% है। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू होने के 20 साल बाद ये साक्षरता दर है। और साक्षरता का मतलब मैंने बता दिया आपको, क्या? सिर्फ पढ़ने लिखने से है। आप साक्षर हैं कि शिक्षित? शिक्षित हो रहे हो? साक्षरता में आओगे कि शिक्षित में हो? साक्षरता मतलब पढ़ना लिखना जानते हो, साक्षरता हो गया। हाँ, और शिक्षित मतलब ग्रेजुएशन जैसे। हाँ, हम तो समझ रहे हैं, परिभाषा नहीं पूछ रहा। आप क्या हैं? शिक्षित हैं कि साक्षर हैं? शिक्षित हो गए हैं? क्या बहन जी, साक्षर हो कि शिक्षित हो? अभी कॉपी चेक करने लगे ना तो साक्षरता में नहीं हो। आप शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना जान रहे हो सब? चलिए आगे बढ़िए, इसको नोट कर लिए ना। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे शिक्षा के विषय में और कुछ चर्चा करेंगे। इसको नोट कर लिए हैं सब लोग ना, जहाँ तक लिखा दिए। अगर हम आपसे ये पूछें कि भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कब से मानी जाती है? भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कब से मानी जाती है? आधुनिक शिक्षा की शुरुआत
इसका जवाब आपको देना चाहिए। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश काल से। किस काल से? ब्रिटिश काल से। वो भी समय था 1835। कब? जब यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और इसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है किसको? लॉर्ड मैकाले को। किसको माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को। यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ही जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ हाई स्कूल होता है, उसके बाद फिर क्या है? इंटर है, फिर क्या है? ग्रेजुएशन है। इस तरीके की शिक्षा प्रणाली पहली बार कब आई थी? लॉर्ड मैकाले के समय में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए, सुधार के लिए कुल 4 अधिनियम लाए गए थे। क्या लाए गए थे? कुल 4 अधिनियम लाए गए थे। तो चलिए पहले नोट करिए इतना, उसके बाद बताते हैं कौन लिखिएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा, इसको नोट में लिखिएगा। खैर इसका अनुच्छेद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ से सवाल जीएस में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चर्चा कर देता हूँ। तो इन आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? शिक्षा प्रणाली में सुधार। यही था, शिक्षा प्रणाली में सुधार। ये 4 आयोग जो गठित किए गए थे, इनके याद करने की एक ट्रिक याद कर लीजिए पहले। वो है उडलिया, हंटर बनाया, रेल दिया, सैंड हो गए। शायद हमने क्लास में बताया भी रहा होगा इसे। इस लाइन को आप याद कर लेंगे ना, तो एक बात तो यह है कि 4 आयोग जो गठित किए गए थे अंग्रेजी शिक्षा काल के दौरान, वो 4 याद हो जाएंगे और उनके नाम तो याद हो ही जाएंगे। बाकी जो क्रमशः यानी किस क्रम में आए हैं, यानी पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, क्योंकि एग्जाम में आपसे 4 आयोग के नाम नहीं पूछेगा, बल्कि वो कब आए थे, कौन सा आयोग का गठन कब हुआ था, एक सवाल ये पूछा जाएगा। दूसरा, कभी कभी आपको क्रमशः यानी कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन तीसरे नंबर पे, कौन चौथे नंबर पे, इस तरीके से आता है। तो इसमें आपको 3-4 लाइन आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। एक है कौन सा, 3-4 शब्द, एक है उड, दूसरा कौन सा है? हंटर, तीसरा कौन है? रेल, चौथा कौन सा है? सैंड। कौन सा है? सैंड है। तो पहले उड से होगा उड डिस्पैच। कौन सा? उड डिस्पैच। इसे लाया गया था 1854 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1854 ईस्वी में। उसके बाद अगला है हंटर। तो हंटर का नाम है से होगा हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन लाया गया था 1882 ईस्वी में। उसके बाद अगला है रेल। रेल से होगा यहाँ पर रेलवे कमीशन। कौन सा कमीशन? रेलवे कमीशन। रेलवे कमीशन लाया गया था 1902 ईस्वी में। कब लाया गया? 1902। अगला कौन सा है? सैंड। सैंड से मतलब यहाँ पर हुआ सैंडलर आयोग। सैंड से मतलब क्या हुआ? सैंडलर आयोग। और इसे लाया गया था 1917 में। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु लाए गए ये या गठित किए गए ये 4 आयोग थे, जिनका क्रम याद करने के लिए आप इससे याद कर सकते हैं। नोट करिए सब। एक बात मैं यहाँ से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मैं उन आयोगों की चर्चा किया जो इनको हम प्रमुखता से देखते हैं। हम केवल ये 4 आयोग के नाम और कब गठित हुए ये बता देने से आपका ये मान के न चलिए कि आपका अंग्रेजों के शासनकाल में जो भी शिक्षा के लिए प्रयास किए गए थे वो इतने ही थे, बहुत थे। आपको याद होगा कि जब हम पॉलिटी की शुरुआत किए थे तो चार्टर एक्ट 1813 पढ़ाए थे। चार्टर एक्ट 1813। आपको याद होगा कि चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए वार्षिक भारतीय शिक्षा प्रणाली पर खर्च करने की बात की गई थी। अब 1813 इससे पहले की बात है।
1813 इससे पहले की बात है। इससे पहले भी चलिए तो आपको याद होगा 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की गई थी। तो ये सब बातें आप नोट कर लीजिए, ये सब पूछे जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यहाँ तक कवर हो जा रहा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स का नाम आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी खूब आएगा। और 1 लाख रुपए पहली बार कब खर्च किया गया था? 1813 में। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय समाज सुधारक थे, जो भारतीय समाज सुधारक थे, उन समाज सुधारकों के द्वारा भी कई विश्वविद्यालय अथवा विद्यालयों की स्थापना की गई थी। ये भी आपको, जैसे आपको अगर हम चर्चा करें, अगर हम बीएचयू की स्थापना कहें तो बीएचयू की स्थापना 1916 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा होती है। लेकिन उसके पहले और हम एक बात करते हैं, क्योंकि चलिए क्योंकि का कोई मतलब नहीं, महिला विश्वविद्यालय, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन है, कहाँ स्थापित किया गया था? चलिए इसको भी नोट करके लिख लीजिए। हम पॉलिटी से थोड़ा इधर अगल बगल चले गए हैं, मतलब इसका पॉलिटी से कोई मतलब नहीं, चूंकि अब शिक्षा की बात आई थी तो हम कहीं बता दें, लिखिएगा। एक बात आपको बता के आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि सवाल खूब पूछे जाते हैं, जैसे डीके कब्रे हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। ये किस किस फील्ड के थे, यानी इन्होंने अपने जीवन में किसके लिए ज़्यादा प्रयास किया? जैसे डीके कब्रे में महिला सशक्तिकरण या महिला शिक्षा के लिए योगदान दिया, राजा राम मोहन राय ने क्या किया? सती प्रथा के लिए। हाँ, ये सब चीज़ें भी आप पढ़ लीजिए, चूँकि अब इतिहास जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, पॉलिटिक्स इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, 1-2-3 बातें और हम आगे बढ़ा के चलते हैं। यहाँ पर हमने नाम लिया था लॉर्ड मैकाले का। हाँ, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले और किस लिए जाना जाता है? लॉर्ड मैकाले और किस लिए जाना जाता है? कौन बताएगा? एक बात तो हमने बता ही दिया कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है, प्रणाली का जनक कौन माना गया? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने ही एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन का सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है निस्यंदन का सिद्धांत। कितने लोगों को पता है ये? हाँ, तो बताओ। नहीं, उच्च वर्ग की बात नहीं थी। लॉर्ड मैकाले का मानना ये था कि हम सभी को, यानी सभी भारतीयों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं, भारतीयों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। जब सभी भारतीयों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं तो समाज के कुछ वर्ग को, यानी समाज के कुछ लोगों को हम शिक्षा प्रदान करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी समाज में 100 लोग हैं, तो इन 100 में से 5 लोगों को हम क्या कर देंगे? शिक्षा प्रदान करेंगे। अब इन 5 लोगों का कर्तव्य ये है कि बच गए कितने? 95, यानी ऊपर से शिक्षा छन छन के कहाँ आएगी? नीचे तक आएगी। इसे ही क्या कहा गया था? फिल्ट्रेशन का सिद्धांत। तो एक लाइन नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड मैकाले ने ही फिल्ट्रेशन का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। मैं आपको अक्सर कई बार क्लास में बोला हूँ कि 1-2 भारत में मुद्दे ऐसे हैं कि बड़े सेंसिटिव हैं। जैसे एक मैंने नाम लिया था आरक्षण वाला, याद है आपको? अनुच्छेद 16 और 15 और 16 में पूरे आरक्षण के विषय में हमने डिटेल से बता दिया है, ठीक है ना? वहाँ से अगर उसको पढ़ने के बाद हमको लगता है कि आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, केवल एग्जाम की दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि एक भारतीय नागरिक होने के कारण और प्लस शिक्षित होने के कारण। समझ पाए ना? यदि शिक्षित हैं तो कम से कम ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसी तरीके से एक मुद्दा होता है इंग्लिश VS
कौन? हिंदी का। तो एक चीज़ जानते रहिए, चलिए कभी हम क्लास में इसकी चर्चा डिटेल में कर देंगे, खैर पॉलिटी के सिलेबस से ही बाहर है। तो इंग्लिश और हिंदी का जो मुद्दा है वो स्टार्ट हुआ था कब? इसी लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में, क्योंकि लॉर्ड मैकाले का एक बड़ा फेमस कथन था कि हम भारत में काले अंग्रेज तैयार करना चाहते हैं, काले अंग्रेज तैयार करना चाहते हैं। ये किसका कथन था? करना चाहते हैं, ये कथन था लॉर्ड मैकाले का। तो इसी से संबंधित है, चलिए इसकी हम कभी चर्चा करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भी कुछ आयोग आए हैं, उनको भी नोट कर लिए, 2-3 आयोग का नाम, जैसे राधा कृष्ण आयोग पूछा जाता है कब आया था, या भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी। तो आज़ादी के बाद एक 2-3 आयोग लिखिएगा, जैसे राधा कृष्ण आयोग। आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु पहला आयोग कौन था? राधा कृष्णन आयोग। कब आया था? 1948 में। इसी को भारत की प्रथम शिक्षा नीति भी कहा जाता है। और एक बात और जान लीजिए कि खैर अब थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो ही गए हैं तो अब चर्चा कर ही देते हैं। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति भी 1948 में ही आई है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति। अब आपको ऐसे सोचो कि देश कब आज़ाद हो रहा है? 1947 में। और देश के लिए आवश्यकता किसकी है? शिक्षा की है, उद्योग की है, कृषि की है। हाँ, यही सब है काम ना। तो सब कब होंगे? 1948, 49, 50 में ही होंगे। हाँ, तो कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति भी 1948 में, जबकि वो असफल मानी जाती है। खैर पॉलिटी क्या, हम इकोनॉमिक्स में बताएंगे आपको कि प्रथम औद्योगिक नीति 1948, उसके बाद द्वितीय कब आई थी? कौन बताएगा? 1956। द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में। तो पहली को असफल माना जाता। असफलता का कारण क्या था? कारण ये था कि उस समय भारत के पास कई समस्याएं थी, जैसे देश का बंटवारा हो चुका था, शरणार्थी समस्या, उनको रहने खाने की व्यवस्था करना, इसके साथ साथ भारतीय खजाने में इतना नहीं सब कुछ था कि चले वो उद्योगों के विकास करे, जबकि उस समय भूखमरी इतनी थी, लोग खाए भी नहीं, इतना मर रहे थे कि आवश्यकता ये थी सबसे पहले कृषि पर ध्यान दिया जाए। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि 1950 में योजना आयोग का गठन होता है और आयोग के गठन के बाद 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान उसका उद्देश्य ही रखा गया किसका विकास करना? कृषि का विकास। आपको सोचना चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्योगों का विकास करना क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि उस समय कृषि का विकास आवश्यक था, क्योंकि भोजन सबको आवश्यक था। बात समझ पाए ना? उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक आती है और इसका उद्देश्य रखा जाता है उद्योगों का विकास करना। और आपको मैंने बताया कि उसी 1956 में कौन सी औद्योगिक नीति आई थी? द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में ही आई थी। चलिए हम आते हैं इस पे, राधा कृष्ण आयोग। दूसरा कोठारी आयोग। कौन सा आयोग? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब आया? 1964 में। 1964 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसको नाम दिया जाता था नई शिक्षा नीति। राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे 1986 में। और इस शिक्षा नीति के बाद फिर अब डायरेक्ट नई फिर शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 कई बच्चों ने हमसे मांग किया कि सब इसको डिटेल में पढ़ाइए। चलिए एक दिन हम केवल करंट की क्लास लेते हैं, उस क्लास में डिटेल से आपको नई शिक्षा नीति 2020 हम बताते हैं। अभी यहाँ पर नोट कर लीजिए, 21 का के विषय में बहुत कुछ जान लिए आप लोग, एक खाका दिमाग में बन ही गया होगा। वैसे अगर भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ना होगा तो भारतीय शिक्षा के इतिहास की शुरुआत होती है वैदिक काल से। अनुच्छेद 22 लिखते चलिएगा, लिखिएगा अनुच्छेद 22 हेडिंग लगाइए, लिखिएगा इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं क्या बोलेंगे निरोध से संरक्षण, लिखिए फिर बता रहे हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, खैर इसको निवारक निरोध पूरा शब्द बोलेंगे, निरोध से संरक्षण। तो पहले आप लोग अनुच्छेद 20 में क्या देखा था? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी आप पर आरोप लगता है कि आपने अपराध किया है तो आपको दोष सिद्धि के संबंध में क्या करेगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्या प्रदान करेगा? संरक्षण प्रदान करेगा। 21 क्या कहेगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करेगा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करेगा। फिर वहीं 22 किसकी बात कर रहा है? गिरफ्तारी से निरोध, निरोध को हम कह सकते हैं निवारक निरोध। क्या है इसको हम अलग से देखते हैं, लेकिन पहले हम ये देखते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। उसके बाद फिर निवारक निरोध क्या है? फिर निवारक निरोध से संबंधित बहुत से कानून बने हैं भारत में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, किसी पर पोटा लगा दिया गया है, हाँ टाडा लगा दिया गया है, ये सब कानून किससे संबंधित है? निवारक निरोध से। तो क्या संरक्षण प्रदान करता है भारतीय संविधान गिरफ्तारी से के संबंध में? नंबर एक ये है कि कोई भी व्यक्ति क्या मतलब, पुलिस यदि आपको गिरफ्तार करने आती है तो गिरफ्तारी से संबंध में संरक्षण पहला ये है कि आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 पूरी तरह से यह अधिकार देता है कि आप गिरफ्तारी के कारण को जानिए, गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार, यानी ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप क्या जानिए कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको ऐसे ही कोई आके नहीं कि टांग कर लेके चल जाएगा और पूछेंगे तो बताएगा नहीं, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। दूसरा, गिरफ्तारी के पश्चात 24 घंटे के भीतर नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार, करने का अधिकार। अब आप जितना तेज़ बढ़ रहे हैं उतना तेज़ हमारी कैपेसिटी नहीं है ना, हमको लिखना भी है और समझाना भी है ना। तो यानी कि जैसे मान लीजिए आज आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आज जितनी समय गिरफ्तार करेगा कल उतने समय में 24 घंटा हो जाएगा, तब तक में आपको कहाँ ले जाएगा? न्यायालय। खैर जब मैं अनुच्छेद 20 बता रहा था बड़ा डिटेल में इसको बताया था कि गिरफ्तार करने के बाद आपको न्यायालय में ले जाएगा, फिर न्यायालय जाके वहाँ निर्णय लेगा आपके विषय में कि आपको जमानत मिलेगी अथवा आप जेल जाएंगे अथवा आपकी पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। बात समझ में आ गई ना? आपको ध्यान होगा कौन से कल मैंने चर्चा किया था, बाबा कालीचरण कहाँ गए हैं? कहाँ है? जेल गए कि पुलिस कस्टडी में गए? पुलिस कस्टडी में गए हैं ना। धर्म संसद का आयोजन हुआ था, कल मैंने चर्चा किया था इस सब के विषय में बहुत डिटेल में, ठीक है ना। तो ऐसे बाबा हैं और आप सोचिए कि उनके भी समर्थन में लोग आए हैं, जो देश के राष्ट्रपिता को बोल रहा है कि देश बर्बाद कर दिए और ये सब देश आबाद कर रहे हैं ना। तो चलिए इस समय तो बाबा को गिरफ्तार किया गया। कहाँ की बाबा? पुलिस, झारखंड की पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो 24 घंटे रखी होगी कहाँ पे? अपने यहाँ थाने में, और उसके बाद ले गई होगी नज़दीकी न्यायालय में। फिर न्यायालय में देखिए दो बातें होती हैं, एक आपका जो दोषी है उसकी तरफ से भैया एक वकील होगा, उसकी तरफ से होगा, दूसरी तरफ से कौन होगा? पुलिस।
पुलिस अपनी बात मजिस्ट्रेट नहीं किसके पास, न्यायाधीश के सामने न्यायालय में रखेगा। अब वकील बचाव में अपना पक्ष रखेगा, हाँ कुछ ना कुछ कहेगा कि भैया सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अपना कुछ भी बातें, ये तो वकील पर निर्भर करता है कि वो कैसे बचाने की कोशिश करता है। चलिए वो नहीं बचा पाया, अब मान लीजिए फिर न्यायालय के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि भैया अगर पुलिस नहीं सबूत दे पाई, कुछ नहीं कर पाई, तो आपको क्या न्यायालय जमानत दे देगी, यानी आप बाहर आ गए। दूसरा विकल्प कि न्यायालय भेज देगी कहाँ पे, जेल में। और यदि अपराध संगीन है और यदि पुलिस की डिमांड यह है कि भैया न्यायाधीश साहब हमको सौंप दीजिए क्योंकि अभी हमको सबूत इकट्ठा करना है, तब तीसरा विकल्प क्या है, पुलिस कस्टडी। तो बाबा जी इस समय पुलिस कस्टडी में है, हाँ। अब पुलिस कस्टडी में बाकायदा पूछताछ होती है, बात समझ में आ गई। खैर संविधान तो इसकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन पूछताछ। और जहाँ पे आ गए ना, एक शब्द और यूज किया जाता है, पुलिस रिमांड में ले ली है। और रिमांड का मतलब आप समझ जाइए फिर कौन सा रिमांड हो रहा है। वहाँ फिर जो बोल रहे थे ना कि मर जाऊंगा माफ़ी नहीं मांगूंगा ना, सही कर देते हैं। चलिए तो दो बातें हो गई, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, दूसरा 24 घंटे के भीतर नज़दीकी न्यायालय में। हाँ भैया एक बात और है जो दान बहादुर बड़ी देर से बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमने अपराध किया यूपी में, तो केस कहाँ दर्ज होगा, यूपी में। खैर अब ऐसी बात नहीं है, एक शब्द आप लोग प्रचलन में पहले भी था, लेकिन न्यायपालिका इस पर बड़ी सख्त हुई, जिसको कहते हैं 0 FIR। सुने, 0 FIR। होता ये था कि पहले क्या लगभग यही, जब इतना सूचना का अधिकार जैसी चीज़ें नहीं आई थी, इतना सोशल मीडिया नहीं था। अब सोशल मीडिया के आ जाने से, CCTV के आ जाने से, सूचना के अधिकार के आ जाने से अब किसी के प्रति भी कोई अपराध हो जाए ऐसा अब संभव नहीं हो पाता, कठिन काम हो गया। नहीं पहले क्या होता था, सब चीज़ गवाह पर निर्भर करता था। बात समझ में आ गया, न CCTV था, न मोबाइल फ़ोन था कि आपकी कॉल डिटेल निकाल ली जाएगी, और भी तमाम जो डिजिटल माध्यम है ये सब था नहीं। तो फिर क्या होता था, जो अपना गवाह बना इकट्ठा कर लिया 10 ठो कि हमने नहीं मारा या इस दिन हम वहाँ थे, वहीं से काम हो जाता था। तो इससे होता क्या, एक बात। दूसरी बात जानते हैं क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति गया। अब आप सोचो कि आप गए यहाँ से, चलिए मान लेते हैं घूमने चले गए भोपाल। कहाँ घूमने गए, भोपाल। अब आप बताओ, भोपाल में आपके साथ अपराध हो गया, भोपाल में आपके साथ अपराध हो गया। चलिए एक और उदाहरण, नहीं भोपाल नहीं, चलिए आप यहाँ से गए भोपाल घूमने, बात समझ में आ गई ना। उसके बाद भोपाल से आप लौटे, रास्ते में कहीं अपराध हुआ आपके साथ, कुछ भी छोटा मोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप पहुँच जाते हैं, चलिए कहाँ, कई और जगह बताइए, चलिए आप पहुँच गए महाराष्ट्र। आप यूपी से निकले कहाँ जाने के लिए, भोपाल। भोपाल से निकले, रास्ते में आपके साथ कोई ना कोई अपराध हुआ, पीड़ित व्यक्ति हो गए, फिर आप गए महाराष्ट्र। अब जब महाराष्ट्र पहुँचे, आप गए पुलिस के पास। अब पुलिस जानते हैं बहाना बनाती थी, क्या कहेगी, कहाँ अपराध हुआ था तुम्हारे साथ, रास्ते में। तो क्या वो क्षेत्र हमारे थाने के अंतर्गत आता है क्या, जाओ उस थाने में जहाँ पे आपके साथ अपराध हुआ है। एक बात। अब आप वहाँ पहुँचे जहाँ अपराध हुआ आपके साथ, वहाँ थाने पर, वो पुलिस कही कि भैया कहाँ के हो, ये कहाँ आए थे, भोपाल है, जाओ भोपाल वाले के पास। अब जब आप भोपाल पहुँचे तो कहा कहाँ के हो, आपने कहा हम यूपी के हैं, कहा जाओ यूपी में केस दर्ज कराओगे कि हाँ। अब क्या पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा, नहीं। इसके लिए पहले था आप 0 FIR, कि आप कहीं पर भी, कहीं का केस हो, ऑल इंडिया कहीं का केस हो, आप कहीं पर भी केस दर्ज करवा सकते हैं। वो FIR कौन सी कही जाएगी, 0 FIR। लेकिन इसको क्या अमल में नहीं लाया जाता था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति
कहीं पर भी उसके साथ अपराध हुआ हो, भारत के किसी भी कोने का रहने वाला हो, किसी भी थाने में जाकर FIR दर्ज करवाएगा। वो FIR कौन सी कही जाएगी? 0 FIR। 0 FIR का मतलब है फिर अब उस पुलिस का कर्तव्य होगा कि जहां अपराध हुआ है जिस थाने के अंतर्गत, अब अगर FIR आपकी दर्ज हो गई तो वहां से केस वहां पे ट्रांसफर किया जाएगा। आपको ध्यान होगा, मैं नाम लेता हूं आसाराम बापू का। आसाराम बापू पर पहली FIR उनके ऊपर 0 FIR दर्ज हुई थी, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ लड़की के साथ किया था वो कहीं और किया था। याद है? मामला नहीं याद है? फिर जाके उसके माँ बाप दिल्ली में कहीं पे 0 FIR दर्ज करवाते हैं, और चूंकि मामला संगीन था इसलिए पुलिस ने दर्ज किया। वैसे पुलिस का काम भी है दर्ज करना। बात समझ पा रहे हैं ना? कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई क्षेत्र ही चाहिए। बात क्लियर है ना? तो 0 FIR का संबंध किससे है? क्या बात बताएंगे? कोई पूछ ले तो। आपके साथ कहीं भी अपराध हो जाए या कहीं के रहने वाले हो, भारत के नागरिक हैं, तो आप किसी भी थाने में जाकर FIR दर्ज कराएंगे। वो FIR का क्या नाम दिया जाएगा? 0 FIR। समझ गए बात को ना? तो ये अपना अधिकार जानते रहिए, तभी तो क्या अनुच्छेद 22 समझ में आएगा कहीं पर भी। तो इसीलिए अब जो 24 घंटे के भीतर वाली बात है उसमें ये था कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपराध किया यूपी में। अब यूपी में अपराध करने के बाद वो पकड़ा गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ पकड़ा गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गिरफ्तार की। अब जम्मू कश्मीर की पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उसका काम ये होगा कि वो किसको सौंपेगी? यूपी के पुलिस को, क्योंकि अपराध आपने कहाँ किया है? यूपी में किया है। तो यूपी की पुलिस को, अब यूपी की पुलिस आपको जाएगी रिसीव करने, आपको मतलब अपराधी को। बात समझ पाए ना? अब बताइए, यूपी की पुलिस जाएगी जम्मू कश्मीर, आपको वहाँ से हैंड ओवर करेगी, हैंड ओवर करके फिर कहाँ ले आएगी? यूपी में। यहाँ बाकायदा तो पूछताछ करेगी। तो बताइए जम्मू कश्मीर से आने और जाने में समय लगेगा ना? समय लगेगा ना? तो इसीलिए इसमें यह कहा गया है कि आने और जाने में लगे हुए समय को छोड़कर, लगे हुए समय को छोड़कर। आपको एक बात और याद होगी, खैर उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं, मैं जानबूझ उस केस का। विकास दुबे कहाँ पकड़ा गया? मध्य प्रदेश में, उज्जैन में। उज्जैन की पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन उज्जैन की पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं की। गई यूपी की पुलिस लाने ना। क्यों गई यूपी की पुलिस लाने? क्योंकि उसने अपराध यूपी में किया था, यूपी में किया था। अब यहाँ से पुलिस गई, फिर आई, 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया। तो अब विकास दुबे ये नहीं कह सकते थे, अगर होते इनकाउंटर ना हुआ होता, कि हमको 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करो। भैया रास्ते का समय लगेगा ना। तो इसलिए 24 घंटा कौन सा समय, इसको छोड़कर, कौन से समय को छोड़कर, आने जाने में जो रास्ते में समय लगेगा उसको छोड़कर आपको 24 घंटे के भीतर क्या है, नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। तो दो चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यार, इसको भी मिटा दिए? चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं फिर से। गिरफ्तारी के पश्चात 24 घंटे के भीतर नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार। और तीसरा है अपने मनपसंद, अपने मन पसंद विधि व्यवसायी। विधि व्यवसायी, विधि व्यवसायी कौन कहा जाएगा? हाँ, वही वकील साहब कहे जाएंगे। विधि व्यवसायी से सलाह लेने का अधिकार। यानी कि आप कोई अपराध करते हैं तो आपको ये गिरफ्तारी होगी तो आपको कारण बताया जाएगा, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक अधिकार ये भी है कि आप अपने मनपसंद से जिसको चाहें, हाँ, उस विधि व्यवसायी यानी उस वकील को आप हायर कर सकते हैं, यानी उससे अपने बचाव के लिए सलाह भी ले सकते हैं। नोट करिए इतनी बातें। यदि कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष न्यायालय में रखने में खुद सक्षम है, कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष न्यायालय में रखने में यदि खुद सक्षम है तो उसे
यह आवश्यक नहीं कि, तो उसे यह आवश्यक नहीं कि वह विधि व्यवसायी से ही सलाह ले, वह विधि व्यवसायी से ही सलाह ले, विधि व्यवसायी से ही सलाह ले, बल्कि न्यायालय के समक्ष वह अपना पक्ष स्वयं भी रख सकता है, न्यायालय के समक्ष वह अपना पक्ष स्वयं भी रख सकता है, स्वयं भी रख सकता है। हाँ, थोड़ा सा बोर्ड पर देख लीजिएगा। एक तो हो गया, आप विकल्प आपके पास ये है कि आप अपने मनपसंद का क्या रख सकते हैं, विधि व्यवसायी। चलिए, आप खुद ही कानून के जानकार हैं, यानी आप सक्षम हैं अपना पक्ष रखने में, सक्षम हैं पक्ष रखने में, तो क्या करेंगे, अपना रख सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई विधि व्यवसायी नहीं है, आप सक्षम भी नहीं हैं, तो फिर यस, तब आपको वकील मुहैया करवाया जाएगा, ये भी जानते रहिए। यानी कि आपके वो क्या होगा, कोई ना कोई विधि व्यवसायी न्यायालय की ओर से मुहैया करवाया जाएगा, जो आपका पक्ष कहाँ रखेगा, न्यायालय के समक्ष रखेगा। तीसरा भी विकल्प है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, अगर क्या नाम था उस आतंकवादी का, कसाब पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, तो उसको विधि व्यवसायी उपलब्ध करवाया गया यहाँ से ना। हाँ, वो अपने मनपसंद का थोड़ी ना किया, यहाँ कहाँ कर पाएगा। और उसके बाद वो खुद तो जो बम फोड़ रहा है, वो कहाँ से कानून का जानकार है, वास्तव में अपना पक्ष नहीं रख सकता था, तो उसे क्या है, एक विधि व्यवसायी यानी एक वकील क्या है, मुहैया करवाया गया था। ये भी विकल्प है। अब हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, निवारक निरोध। हाँ, उसकी हम चर्चा करेंगे वहाँ पे। थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम बोल के लिखा देते हैं। देखिए, निवारक निरोध का मतलब ये है, या इसका आशय यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार कर उसे अपराध करने से रोकना है, एक बात ये जानिए। दूसरा, निवारक निरोध के तहत की गई गिरफ्तारी का उद्देश्य सजा देना नहीं होता है, बल्कि अपराध होने से रोकना होता है। बात समझ पाए? जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि अक्सर ये राजनीति के क्षेत्र में होता है कि कोई यदि कहीं जा रहा है या किसी आंदोलन में भाग ले रहा है या किसी और तरीके के दंगे में शामिल हो रहा है, तो उसको वहाँ पहुँचने से पहले ही क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। होता है ऐसा ना? तो उसको गिरफ्तार किया गया। अब खैर संविधान तो अगर हम कहें तो अनुच्छेद 22 या कोई भी आपको अपराध करने से पहले, आपने अपराध किया ही नहीं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अनुच्छेद 22 में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, क्या? निवारक निरोध। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके वहाँ जाने से दंगा भड़क जाए, आपके जाने से वहाँ लोक व्यवस्था और कानून व्यवस्था खराब हो जाए, लोगों को दिक्कत हो, तो आपको उठाया जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन
यदि आप अपराध करने के बाद गिरफ्तार होते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? आपको सजा देना है। लेकिन गिरफ्तार करने क्या अपराध करने से पहले आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उसका उद्देश्य सजा देना नहीं होता है, बल्कि आपको अपराध करने से रोकना होता है। एक बात। दूसरी बात यह है ताकि देश में या समाज में क्या बनी रहे? लोक व्यवस्था बनी रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे और क्या बनी रहे? शांति बनी रहे। आपको ध्यान होगा जब संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किया गया था, उसके कुछ भाग को, तो जम्मू कश्मीर के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो वो किसके अंतर्गत? निवारक निरोध के अंतर्गत, क्योंकि वो बाहर रहेंगे तो लोक व्यवस्था बिगड़ेगी, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और शांति भंग होगी, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। तो इसकी इजाज़त हमारा संविधान देता है, लेकिन उसमें भी जिसे गिरफ्तार किया जाएगा उसे भी अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि कहा गया कुछ दशाओं में किससे? गिरफ्तारी से संरक्षण, जो हमने आपको बताया। तो निवारक निरोध के अंतर्गत भी यदि आपको गिरफ्तार किया गया है तब भी संविधान का अनुच्छेद 22 आपको संरक्षण प्रदान करता है। तो नोट करिए, निवारक निरोध। आइए एक बार दोनों में अंतर कर दे, उसके बाद फिर क्लास ओवर करते हैं। एक्चुअली है क्या ना, दिक्कत उन लोगों को कुछ हो रही होगी यहाँ पर, हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जानते हैं क्या पढ़ते आते हैं। बस याद कर लिए कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब निरोध क्या है उसको जानना ही नहीं, हमने सिर्फ गिरफ्तारी जान लिया, बात समझ में आ गई। तो गिरफ्तारी के तहत क्या है? पहला आपको बताया गया कि गिरफ्तारी का कारण, पहली बात है गिरफ्तारी का कारण जानना है। दूसरी बात है कि 24 घंटे के भीतर न्यायालय, दान बहादुर रास्ता छोड़कर रास्ते में लगा समय छोड़कर। और तीसरा है अपने मनपसंद के विधि व्यवसायी से सलाह लेने के। यानी ये गिरफ्तारी का संबंध किससे है? अपराध के बाद, अपराध करने के बाद या अपराध हो जाने के बाद यदि आपकी गिरफ्तारी हुई है तो, यानी आप पर आरोप लगा है तो अब आरोप सही है या गलत इसकी जांच कौन करेगा? न्यायालय करेगा। लेकिन यदि आपको इस कानून के अंतर्गत, कौन से कानून के अंतर्गत? निवारक निरोध कानून के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत यदि गिरफ्तार किया गया है तो इतनी छूट नहीं मिलती है। बात क्लियर है? क्योंकि पहला यहाँ पे कहा गया कि गिरफ्तारी का कारण, तो यहाँ गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक नहीं है। गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं आवश्यक है भैया? क्योंकि भैया आपकी वजह से लोक व्यवस्था यानी लोगों के लिए जो बनाई गई व्यवस्था है वो खराब हो सकती है, कानून व्यवस्था शांति भंग हो सकती है, तो बिना कारण बताए भी गिरफ्तारी हो सकती है। यहाँ पर बात की गई कितना? 24 घंटे, यहाँ पर 3 महीने। यानी एक बार अगर आपकी गिरफ्तारी निवारक निरोध के अंतर्गत हो गई तो 3 महीना खाली हो गए। आप जाइए, खाइए, पीजिए, आराम करिए। समझ गए ना? अब बात हो गई, चलिए 3 महीना से यदि ज़्यादा है तो तब आपको न्यायालय के द्वारा गठित किया जाता है एक क्या? सलाहकार बोर्ड। उस सलाहकार बोर्ड को आप क्या देंगे? एक प्रतिवेदन देंगे, और यदि वो इजाज़त देता है तो आप उसको रख सकते हैं। बात समझ पाए ना? और एक बात और क्या, लेकिन हाँ भैया आप अपने बचाव में अपना पक्ष रख सकते हैं, रख सकते हैं। ये अंतर है किसमें? अपराध के पूर्व यानी की गई गिरफ्तारी में और निवारक निरोध। और एक बात, इतना सब कुछ जानने के बाद मज़ेदार बात यह है कि 3 महीना रखा जाए चाहे 6 महीना रखा जाए, लेकिन आप उसे ये नहीं कह सकते आप कि हमको सज़ा मिली है। वो सज़ा नहीं है, ये सज़ा नहीं है, और यहाँ पर सज़ा है। अंतर समझ पाए ना? जेल वहाँ भी है, जेल यहाँ भी है, लेकिन वो सज़ा नहीं है और ये सज़ा है। समझ गए? नहीं समझ पाए? कहा बहन जी, कौन सज़ा है कौन सज़ा नहीं बताओ? फिर सोचे कि आज फिर पड़ गए पीछे ना? समझ पाए ना?
चलिए, तो अब यहीं से अनुच्छेद 22 हम अब इसके बाद अभी बताएं आगे, आज तो नहीं कल ही बताएंगे, निवारक निरोध से संबंधित जो भी कानून हैं। और खैर इन पर बड़ी उंगलियां भी उठती हैं, क्योंकि न कारण बताना है, बात समझ पाए न, और ऐसा भी नहीं है कि आवश्यक नहीं है जेल ही भेजा जाए। कभी कभी एक शब्द और सुने होंगे, नज़रबंद, आपके घर में ही आपको कैद कर दिया गया, बाहर नहीं निकलेंगे, बाकी जो भी खाना पीना हो बताइए, सब व्यवस्था करते हैं, ठीक है ना। और किसी से बातचीत नहीं कर सकते, टेलीफोन उनका तार वो सब काट पीट दिया जाता है। बात क्लियर है ना। अब वो सोच रहा मोबाइल के तार कैसे काटे कान, यही सोच रहे हो। नहीं, जब हम कहे कि टेलीफोन का तार काट दिया खुश हो गया। देखिए टेलीफोन का तार काटा जा सकता है, लेकिन मोबाइल का कैसे काटेंगे ना। वैसे ही ना एक तो जोक्स बड़ा पुराना हो गया, चल गया ना, कि जल्लाद ने कहा उठो तुमको फांसी, कल तुम्हें, जेलर ने कहा कि कल तुम्हें फांसी होगी सुबह 6 बजे। तो बड़ी जोर से हंसने लगा, और फिर जेलर ने पूछा हंस का है बाबू, तो कहा हम उठते ही 8 बजे हैं। तो वही इनके मन में आ गया कि टेलीफोन का तार काट दिया जाएगा तो फोन मोबाइल रहेगा। मतलब ये है कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है, समझ गए बात। चलिए ठीक है, यहीं से इसको समाप्त करते हैं। हेडिंग लगा के छोड़िए, निवारक निरोध के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ।